राहुल गांधी पहले पप्पू थे, अब पापी हो गए हैं। पहले बालक बुद्धि थे, अब कुबुद्धि हो गए हैं, क्योंकि वो 2024 में नेता विपक्ष हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरा ये वीडियो एक बार पूरा देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। तो ये वीडियो मैं शुरू करता हूँ। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सबको पता है, उस पर चर्चा करके बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव भारत की राजनीति में क्या हो रहा है, चर्चा का विषय आज यही है। कांग्रेस अपने शासनकाल में क्या क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, इमरजेंसी लगाया, नेहरू जी ने क्या किया, कश्मीर दे दिया, चाइना के साथ अपने संबंध को किस तरह से मधुर बनाते बनाते जो है हिंदी चीनी भाई भाई करते करते खुद उनको जो है डायबिटीज हो गया और वो डायबिटीज पूरे भारत को प्रभावित कर दिया, सबको पता है। लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस कर रही है वो फिर से एक बार देश को तोड़ने की साजिश कर रही है। हम सभी ने सलमान खुर्शीद का बयान सुना होगा और उनके जैसे बहुत सारे कांग्रेसी नेता यह कहते फिर रहे भारत में भी बांग्लादेश होगा, भारत में भी बांग्लादेश होगा। आखिर चाहते क्या हो? भारत का एक और बंटवारा जो कांग्रेस वाले एक बार कर चुकी है। मतलब तुम लोग को अगर सत्ता नहीं मिलेगा तो सत्ता के लालच में तुम लोग कुछ भी कर दोगे। दोस्तों, यह प्रयास 2019 के समय से ही चल रहा है। 2019 में करारी हार के बाद ये लोग कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर गए। पहले इन लोगों ने एनआरसी और सीए के खिलाफ शाहीन बाग का एक ट्रायल किया, लेकिन वो फेलियर हो गया। उसके बाद इन्होंने किसान आंदोलन का स्क्रिप्ट लिखा, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको भी सुलझा लिया। फिर 2024 के पहले इन्होंने एक बार फिर से किसान आंदोलन का वही पुराना स्क्रिप्ट दोहराने का कोशिश किया, लेकिन चूंकि चुनावी माहौल था इसलिए वो लोग ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए। फिर से कांग्रेस की हार हो गई, थोड़ा सीट उनका बढ़ा और राहुल गांधी जी नेता विपक्ष बन गए। नेता विपक्ष बनते ही वो उस मूड में आ गए कि अब उनको अगर प्रधानमंत्री का पद नहीं मिला तो वो देश तोड़ देंगे। मतलब कि इनके बाप दादा की जागीर है ये प्रधानमंत्री का पद। इस पर एक सामान्य इंसान, एक जमीनी कार्यकर्ता, एक दूसरे पार्टी का कार्यकर्ता लगातार तीसरी बार कैसे बैठ गया? भैया, जनता ने बैठाया है। एक राजशाही सत्ता नहीं है, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटा बैठेगा। तो अब जो भी है, अब ये लोग 5 पॉइंट पर काम कर रहे हैं। पहला, शाहीन बाग खत्म हो गया। दूसरा, किसान आंदोलन फेलियर हो गया। तीसरा, ये लोग छात्रों की राजनीति कर रहे हैं। छात्र की राजनीति डेट मीन्स पेपर लीक हुआ, कुछ
छात्रों का कोई भी इशू हुआ, छोटा से छोटा इशू को ये लोग इतना बढ़ा करके इतना गलत माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और खुद को जेपी की तरह, जयप्रकाश नारायण जी की तरह छात्र आंदोलन के अगुवा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से देश में छात्रों के माध्यम से अव्यवस्था फैलाई जाए। चौथा, ये लोग दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको समाज में सही हक नहीं मिल रहा है, आपका जो योगदान है उस योगदान या आपका आरक्षण के मुद्दे पर उनको जो है भड़काना, जो भी है दलितों के जो भी समस्या है उस समस्या को ये लोग बहुत ज़्यादा गंभीर रूप दे करके, तिल का ताड़ा बना करके ये लोग उनको बरगला रहे हैं। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण और सेंसिटिव विषय, भारत की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश की सेना में अग्निवीरों के माध्यम से फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अग्निवीर में आने वाले लड़के नए नए होते हैं, वो अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं, उनमें उतनी समझ नहीं होती है। अब उनको इस तरह से बरगला रहे हैं कि आप सेना में विद्रोह कर दीजिए, आप समाज में विद्रोह कर दीजिए, आप सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर के विद्रोह कर दीजिए। यानी टोटली भारत में गृह युद्ध का ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं कि भारत को गृह युद्ध में झोंक देना है। और इसमें इनके साथी है सपा, टीएमसी, आरजेडी, कम्युनिस्ट और साउथ के कुछ और लीडर, आम आदमी पार्टी, बहुत सारे इनके जो है साथी है जो इस तरीके से इनको सहयोग कर रहे हैं। ये लोग भले ही आपस में स्टेट बाय स्टेट लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन नेशनल लेवल पर इनका एक ही मोटो है कि देश में अव्यवस्था फैलाना। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये अव्यवस्था तो नहीं फैलेगी, हम लोग उतने समझदार हैं, लेकिन दोस्तों वर्तमान में बांग्लादेश भी बहुत समझदार कंट्री में गिनती आ रहा था और उसका ग्रोथ रेट भी भारत से भी अच्छा जा रहा था किसी साल में। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे जयचंद पहले से बैठे हुए थे जो बांग्लादेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, विकासवादी सोच वाली व्यवस्था नहीं चाहते थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि हमें इस्लामी कानून, शरिया कानून चाहिए और उसी के अनुरूप देश का शासन चले। इस मुल्लावादी सोच के कारण आज बांग्लादेश की ये अवस्था हो गई है। अब आप सोचिए ना कि बांग्लादेश में 1,30,00,000 हिंदू है, लेकिन भारत के मुसलमानों को, भारत के इन तथाकथित सेकुलर नेताओं को फिलिस्तीन की चिंता है कि इजराइल क्यों हमला कर रहा है। एक भी ट्वीट, एक भी पोस्ट, एक भी वक्तव्य इन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में नहीं कहा। इन्होंने अपील नहीं किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को रोका जाना चाहिए, भारत सरकार को वहां पर सैनिक कार्रवाई करनी चाहिए, या इन्होंने अपनी तरह से कोई भी तरह का ऐसा बयान जो कि वहां के हिंदुओं को एक सबल प्रदान करे, उनका मनोबल हाई करे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उल्टा ये बोलते हैं भारत में भी बांग्लादेश होगा। तो भारत की सेना इतनी समझदार और सक्षम है कि आप जैसे नेताओं के बहकावा में नहीं आएगी।
आप कुछ टुच्चे बांग्लादेशी मुसलमानों के भरोसे जो देश की राजनीति कर रहे हैं, शाहीन बाग में रहने वाले रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी मुसलमानों के भरोसे जो आप राजनीति कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल एक गढ़ बन गया है, असम का एक बहुत बड़ा क्षेत्र एक बांग्लादेशियों का गढ़ बन गया है, उनके सहारे आप जो देश में राजनीति कर रहे हैं, तो आने वाले दिन में इसका परिणाम फिर से एक बार आपको देखने मिलेगा और आपकी वही हालत होगी जो 2014 में हुई थी। भले ही आपके साथ जॉर्ज सोरोस, ध्रुव राठी और बड़े बड़े विदेशी फंड जुटाने वाले और वहाँ से स्क्रिप्ट लिख करके यूट्यूब पर जो है उसको पब्लिश करने वाले लोग हो, कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि देश की युवाओं की सोच, देश के आईटी सेक्टर, देश के बिजनेस सेक्टर, देश के सेनाओं की सोच बहुत पॉजिटिव है और सारे के सारे देशभक्त हैं। आपके जैसे चाइना भक्त नहीं है, खालिस्तानी भक्त नहीं है। तो दोस्तों, अब देखते हैं, आज बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा संख्या में चटगांव में, बांग्लादेश के चटगांव में वहाँ के हिंदुओं ने हरे राम हरे कृष्णा का एक बहुत बड़ा रैली निकाला और अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। बहुत खुशी की बात है। जहाँ भी रहे वो सशक्त रहे, मजबूत रहे और अपने ताकत का सामने वाले को एहसास कराते रहे। आप 1 करोड़ 30 लाख है, हम लोग आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप वहाँ पर सुरक्षित और व्यवस्थित रहे और अपने आप को मजबूत रखें। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।